नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। इस वक्त मैं सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी में मौजूद हूं। जो धारावी जनवरी महीने में 0 मामले के साथ वाहवाही बटोर रही थी, वहीं अब 24 घंटों में 30 कोरोना के मामले यहां पर रिपोर्ट हुए हैं। अगर मुंबई शहर की बात करें तो सबसे ज़्यादा 3000 से ज़्यादा मामले 24 घंटों में रिपोर्ट हुए हैं। कोविड के दौर में ये सबसे ज़्यादा मामले 24 घंटे में सामने आए हैं। इसी के साथ ही बीएमसी ने सख्ती बढ़ा दी है क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं। मार्शल की जगह जगह पर तैनाती है। जो लोग नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं, मास्क ढंग से नहीं पहन रहे हैं, उनसे फाइन बटोरा जा रहा है। और ऐसे में परेशान करने वाली तस्वीर मुंबई के कांदिवली इलाके से सामने आई है, जहाँ पर एक बिना मास्क की महिला बीएमसी मार्शल के साथ बदसलूकी कर रही हैं। बीच सड़क उन्हें थप्पड़ भी उन्होंने मारा और ये तस्वीरें चर्चा में हैं, लगातार वायरल हो रही हैं। बिना मास्क के ऑटो पर सवार ये महिला है जो कि फाइन मांगने पर बीएमसी मार्शल के साथ बदसलूकी कर रही है। और बीएमसी मार्शल के साथ साथ पुलिस कर्मियों के साथ भी किस तरह से बदसलूकी हो रही है। अगर बिना मास्क के लोगों को या ढंग से जिन्होंने मास्क नहीं पहना है उन्हें टोकने पर ये तस्वीरें एनडीटीवी के कैमरे पर भी कैद हुई हैं। इसी झुग्गी बस्ती धारावी की ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि धारावी में जब 0 मामले रिपोर्ट हो रहे थे जनवरी महीने में, तो इस इलाके की खूब वाहवाही हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर से यहाँ पर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। इसी महीने में, मार्च महीने में 35% बढ़ोतरी कोविड के मामलों में हो चुकी है। अभी भी तुम्हारा मास्क नीचे है। नहीं, आपको भी मैंने बताया था कि मेरा मास्क बात करते समय नीचे जा रहा है। मैंने ये नहीं। एक तरफ तेजी से बढ़ते मामले तो दूसरी ओर लोगों से नियमों का पालन करवाने की जद्दोजहद। तस्वीरें 6.5 लाख की आबादी वाली झुग्गी धारावी की है। धारावी में बीते 24 घंटों में 30 कोविड केस रिपोर्ट हुए हैं। पिछले साल 33 केस 11 सितंबर को रिपोर्ट हुए थे। दिसंबर महीने से 30 से कम या फिर सिंगल डिजिट मामले रिपोर्ट हुए। दिसंबर के आखिर और जनवरी में 0 मामले दिखे, लेकिन धारावी ने कोविड मामलों में 19 दिनों में 35% बढ़ोतरी देखी है। पब्लिक मास्क नागा लगाते नहीं, गाली देते हैं, मारते हैं। पुलिस सपोर्ट करती है तो पुलिस को भी हाथापाई करते हैं। ये देखिए मेरे सर को लग गया, ये चोट लगी है। कल के दिन है ना पकड़े थे तो उनके है ना चोट लग गई है। मैंने एग्री करा तभी फाइन दिया। अब देखिए ये भी भरी दोपहरी में लाइसेंस सर ने लिया है, सर ने लाइसेंस नहीं दे रहे मेरे। और आप बोले आप शाहनगर में आओ, हम दिखाते हैं। धारावी में करीब 1,70,000 बुजुर्ग आबादी है। बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएमसी अगले हफ्ते सिर्फ धारावी के लोगों के लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर शुरू कर रही है। ऐसा पहली बार होगा कि एक पूरे स्लम के लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर बने। एक एनजीओ के साथ हमने टाइप किया है। उनको ये कहा कि आप और हम मिलकर काम करेंगे, लोगों को आगाह करेंगे, कन्विंस करेंगे ताकि वो वैक्सीन ले, ताकि अपने आप को सुरक्षित रख सके। तो उनको फिर वहीं पे मतलब धारावी में ही हम उनके लिए रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी भी हम दे रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी होने के बाद में उसको चीट भी दी जाएगी कि कहाँ जाना है, आपको कब जाना है और कब जाकर वैक्सीन लेना है। तो इस वजह से उसमें निश्चित रूप से उनको भी, वो भी सुरक्षित रहेंगे और कोविड पे नियंत्रण पाना हमको भी आसान हो जाएगा। सिर्फ धारावी ही नहीं, अगर इस वार्ड की बात करें जी नॉर्थ की, तो यहाँ पर माहिम इलाका जहाँ पर 31 केसेस, दादर इलाका जहाँ सबसे ज्यादा 41 केसेस 24 घंटे में रिकॉर्ड हुए हैं। धारावी की छोटी छोटी बस्तियों में करोड़ों रुपए का बड़ा बड़ा कारोबार चलता है और एक बार फिर से लॉकडाउन की वजह से ये कारोबार ठप ना हो, सरकार इसीलिए लॉकडाउन लगाना नहीं चाहती है। लेकिन मास्क और नियमों की सख्ती लोगों पर बरती जा रही है, लेकिन लोगों की बदसलूकी और लापरवाही के कारण पुलिस प्रशासन की जो कोशिश है वो कमजोर पड़ती दिख रही है। मुंबई के धारावी से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और देश भर में कोरोना की वजह से क्या हालात है, अब उसकी बात करते हैं। जो देश कभी 10,000 से भी कम मामले रिपोर्ट कर रहा था, अब 24 घंटों में 40,000 के करीब मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। 29 नवंबर के बाद से सबसे ज़्यादा मामले 24 घंटे में देखे गए हैं। इसी के साथ एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें कहा गया है कि कोरोना होने के बाद करीब 6 महीने तक आप सुरक्षित हैं, लेकिन दोबारा कोरोना होने से भी इनकार इस रिपोर्ट में नहीं किया गया है। सबसे ज़्यादा खतरा 65 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए बताया गया है। अब कोरोना के मामलों की दूसरी लहर है। कभी भारत में 9,000 के करीब भी मामले रिपोर्ट हुए, पर अब आंकड़ा 40,000 के करीब है। बीते 24 घंटों में 39,726 मामले आए और 154 लोगों की मौत हुई। इससे पहले 29 नवंबर को 41,810 मामले आए थे। वहीं बढ़ते ग्राफ के दौरान 9 फरवरी को 9,110 मामले ही रिपोर्ट हुए थे। महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक और गुजरात से सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं।
दोबारा कोरोना होने की बात तो पहले से है, कई खबरें भी आई, पर अब डेनमार्क में हुई स्टडी लैंसेट जर्नल ने पब्लिश की है। 40 लाख लोगों पर की गई इस स्टडी में बताया गया है कि दोबारा कोरोना होने की आशंका बहुत कम है, पर इससे इनकार भी नहीं। कोरोना होने के 6 महीने तक दोबारा होने की आशंका नहीं, लेकिन दोबारा कोरोना से संक्रमित होने को लेकर 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग ज्यादा खतरे में हैं। जब एजेड कोई बंदा को इन्फेक्शन लग जाता है, इम्यूनिटी पैदा करने का जो क्षमता हमारा शरीर में होता है वो एल्डरली पॉपुलेशन को कम होता है। पीयर रिव्यूड जर्नल्स में आते हैं, पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स जो आते हैं, उसी में भारत से भी 4 या 6 केसेस का बारे में रिपोर्ट हमें मिले हैं। शोध चल रहा है जिसमें हम एक खोज में लगे हुए हैं कि एक डेफिनेशन हमें मिल सकता है कि नहीं, जो हम सहज तरीका से हमें मदद करे री इन्फेक्शन को समझने के लिए। तो महामारी से इस लड़ाई के लिए दवाई के बीच ख्याल, कड़ाई से नियमों के पालन का भी रखना है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। 19 फरवरी को बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल के लॉन्च पर दो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और इस पर सवाल उठाया था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने और पूछा था कि आखिर स्वास्थ्य मंत्री खुद इस लॉन्च में कैसे शामिल हो सकते हैं। आईएमए ने पतंजलि के दावे को चुनौती दी थी कि कोरोनिल से कोरोना आखिर कैसे ठीक हो सकता है। मीडिया में खबर चला दी गई थी कि WHO ने कोरोनिल को मान्यता दी है, लेकिन WHO ने कहा है कि ऐसी किसी देसी दवा की न तो समीक्षा की गई है, न ही उसे मंजूरी दी गई है। विवाद होने के बाद लॉन्च के ही दिन पतंजलि ने कहा था कि कोरोनिल को WHO ने नहीं बल्कि ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी है। WHO के नियम के अनुसार डॉक्टर हर्षवर्धन से सवाल कर देने पर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आईएमए को चुनौती भी दी गई, लेकिन इसके बाद भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटा है और ना ही इस मुद्दे से। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी है, जिसके तहत पता चला है कि कोरोनिल को कोविड-19 के इलाज के लिए अनुमति नहीं मिली है। प्रक्रिया उसको आगे बढ़ाने के लिए जो पुरुषार्थ किया गया है, आज से 4 साल पहले जब मोदी साहब आए थे पतंजलि में, और दिव्य कोरोनिल टैबलेट को लेकर बाबा रामदेव के कार्यालय से भी जवाब आया है, जिसमें आईएमए के सवाल पर सफाई दी गई है। इस जवाब में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि दिव्य कोरोनिल टैबलेट को लेकर आईएमए की आरटीआई पर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के जवाब को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। इस जवाब में आईएमए को सलाह दी गई है कि महामारी का दूसरा दौर नजर आ रहा है, ऐसे में आईएमए को अपने संसाधनों को ऐसे कामों में लगाना चाहिए कि महामारी का ऐसा असर न हो जैसे कि पिछले साल हुआ था। इसलिए आईएमए के अधिकारियों को सलाह है कि वो ऐसा काम करें जिसकी उम्मीद चिकित्सा क्षेत्र से की जाती है, न कि जनता के मन में कोई गलतफहमी पैदा हो। और अब आइए बात करते हैं एंटीलिया केस की। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से लदी कार के मामले में गिरफ्तार सचिन वजे के खिलाफ एक अहम सबूत सामने आया है। आरोप लग रहे हैं कि 17 फरवरी को मनसुख हिरेन से सचिन वजे की मुलाकात हुई थी और इससे जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। 26 फरवरी यानी मुकेश अंबानी के घर के पास संदिग्ध स्कॉर्पियो कार मिलने के एक दिन बाद सचिन वजे जब सीआईयू दफ्तर आए तो स्कॉर्पियो कार के मालिक मनसुख उनके साथ थे। मनसुख ने सीआईयू को बताया था कि 17 फरवरी को उन्होंने अपनी स्कॉर्पियो कार विक्रोली हाईवे पर छोड़ दी थी, जो बाद में चोरी हो गई थी। लेकिन अब पता चला है कि सचिन वजे और मनसुख हिरेन 17 फरवरी को फोर्ट में मिले थे। जांच एजेंसी एटीएस और एनआईए को मिले सीसीटीवी से पता चल रहा है कि दोनों 10 मिनट तक साथ में थे। शक है कि उसी दिन मनसुख ने काली मर्सिडीज कार में बैठकर सचिन वजे को स्कॉर्पियो की चाबी सौंपी थी। एनआईए ने अब उस काली मर्सिडीज कार के साथ सफेद लैंड क्रूजर भी जब्त कर लिया है, जिसमें 26 फरवरी को सचिन वजे मनसुख को साथ मिलाए थे। सचिन वजे अब एनआईए कस्टडी में हैं और मनसुख हिरेन की हत्या हो चुकी है। इस बीच राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दिल्ली में जाकर एनसीपी नेता शरद पवार से मुलाकात की और जांच में राज्य सरकार का सहयोग होने का दावा किया। ये दोनों की जांच एनआईए और उधर में एटीएस कर रही है और ये जांच में एनआईए को राज्य शासन का पूरा सहयोग है। उसमें अच्छी तरीके से जांच होना चाहिए और जो भी इसमें आरोपी हो उनके नाम आगे आना चाहिए ताकि कानूनन उनके ऊपर कार्रवाई कर सके। हालांकि शिवसेना ने मामले की जांच एनआईए से कराने पर सामना संपादकीय में सवाल उठाया है। दोनों के इस अंतर विरोध पर बीजेपी चुटकी ले रही है। क्या अनिल देशमुख जी का इशारा ये शिवसेना की ओर है कि शिवसेना की ओर से बहुत बड़ी गलतियां हुई है? किसकी ओर उनका इशारा है?
इन दोनों दलों का आपसी मनमुटाव, इनका आपसी संघर्ष, उसी के कारण कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। इस बीच मनसूख हत्या मामले में संदिग्ध सचिन वजह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 30 मार्च तक के लिए टल गई है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। फीस न जमा करने पर स्कूल पर लगा बच्चों को परेशान करने का आरोप। पूरी खबर एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए सिटी सेंटर शो। सर क्या एग्जाम जय श्री राम देख एग्जाम बरीलिಲ್ವೇನ್ರಿ ಯಾಕೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ರಾ और अब खबर कर्नाटक से, जहां के मंड्या और बेंगलुरु से दो ऐसे मामले सामने आए हैं जहां उन बच्चों को परेशान किया गया जिनके माता पिता पूरी फीस नहीं दे पाए। और ऐसा तब हुआ है जब हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि स्कूल फीस के लिए लोगों पर सख्ती न बरती जाए। तस्वीर मंड्या के एक स्कूल की है। आरोप है कि इसी महीने की 16 तारीख को छात्रों को बीच इम्तिहान से हटाकर परीक्षा हॉल के बाहर खड़ा कर दिया गया क्योंकि उनके माता पिता कोरोना की वजह से आर्थिक तौर पर कमजोर हो गए और पूरी फीस नहीं दे पाए। बाद में कन्नड़ संगठनों के दबाव में उनकी परीक्षा स्कूल प्रबंधन ने ली। मामला सामने आने के बाद अब राज्य के शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार की तरफ से एक बयान आया। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि बेंगलुरु और मंड्या के एक स्कूल में छात्रों के साथ भेदभाव किया गया क्योंकि उनकी पूरी फीस स्कूल को नहीं मिली थी। ऐसी घटना देश के भविष्य के लिए अच्छी नहीं है। इससे छात्रों के आत्मविश्वास को ठेस पहुंचेगी। राज्य सरकार की तरफ से हाल ही में एक फैसला लिया गया था कि कोरोना के मद्देनजर 30% फीस कम की जाएगी क्योंकि अभिभावकों ने सरकार पर काफी दबाव बनाया था। स्कूल संगठनों ने 30% फीस कम करने के विरोध में एक बड़ी रैली बेंगलुरु में निकाली। इसमें शामिल थे शिक्षक और दूसरे स्टाफ। शहर के मैजेस्टिक से शुरू हुई ये महारैली फ्रीडम पार्क पर खत्म हुई और एक आवाज में 30% फीस कम करने के सरकार के फैसले का विरोध हुआ। कहते हैं कि अब सरकार दबाव में आ गई और 30% फीस कम करने के फैसले को लागू करने का आदेश नहीं निकाल पाई। 30% फीस कम करने का फैसला राज्य के शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार का था। कहते हैं कि इस फैसले को लेने के बाद वो अलग थलग पड़ गए क्योंकि स्कूल चलाने वालों की अपनी दलील थी और इन लोगों का सरोकार सभी राजनीतिक दलों से है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस या फिर जेडीएस। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी से सिटी सेंटर शो में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।